बहुत पुरानी बात है। नर्मदापुरम नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो अपनी हरियाली और सादगी के लिए मशहूर था। इस कस्बे की एक अनोखी परंपरा थी। लोग सुबह अखबार पढ़ने से पहले माधव की दुकान पर जाकर उसकी गर्मा गर्म कचौड़ियों का स्वाद लेते थे। माधव अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंडी से ताजे मसाले लाता और दोनों मिलकर खस्ता कचौड़ियां तैयार करते। जैसे ही कचौड़ियां बनकर तैयार होती, माधव उन्हें कस्बे के चौराहे पर बेचने पहुंच जाता। आइए भैया, गर्मा गर्म कचौड़ियां तैयार हैं। तभी माधव का पक्का ग्राहक गजानन वहां पहुंचा। राम राम माधव भाई, आज तो कचौड़ी की सुगंध से पूरा चौराहा महक रहा है। क्या आज कुछ विशेष है? गजानन भाई, अब स्वाद में निखार आ गया है। अब आलू की पिट्ठी मैं तैयार करता हूँ, लेकिन कचौड़ी सुभद्रा बेलती है। तभी भाई, सुभद्रा भाभी के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। इसी दौरान कस्बे की बुजुर्ग महिला नर्मदा माई वहां पहुंची। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं और आंखों में अपनापन झलक रहा था। बेटा माधव, एक प्लेट लगाना। बेटा, कचौड़ी तो लाजवाब है, लेकिन ये चटनी इस जायके का तालमेल बिगाड़ रही है। क्या ये तुम बाजार से लाते हो? जी माई, सुबह का झंझट कौन पाले, इसलिए बनी बनाई ले आता हूँ। बेटा, तुम हरिया के बेटे माधव ही हो ना? जी माँ जी, मैं उनका बेटा हूँ। मैं आज शाम तुम्हारे घर आऊंगी। तुम्हें और सुभद्रा को अपनी खास पहाड़ी चटनी बनाना सिखाऊंगी। फिर देखना, तुम्हारी दुकान पर लाइन लग जाएगी। सच माई, ये तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे काकी, अगर आपकी बताई तरकीब से स्वाद 2 गुना हो गया तो मैं कल से 2 की जगह 4 कचौरी खाऊंगा। ये कहकर दोनों लोग माधव की दुकान से चले जाते हैं। शाम ढल रही थी। माधव दुकान समेटने ही वाला था कि तभी कस्बे का रसूखदार जमींदार धनराज अपने गुरुओं के साथ वहां पहुंच गया। माधव, मेरे पास कुछ काला धन है। इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपा कर रख ले, बाद में ले लूंगा। जमींदार साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, गलत काम करके अपनी शांति नहीं खोना चाहता। आप ये पैसे कहीं और रखवाइए। तूने मेरी बात ठुकराई है माधव। याद रखना, तेरी इस अकर का हिसाब बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा। धनराज के जाने के तुरंत बाद 2 छात्र वहां पहुंचे। चाचा, आज हमारे हॉस्टल के एक मित्र का जन्मदिन है। क्या आपके पास 50 कचौड़ियाँ मिलेंगी? क्यों नहीं बेटा, जितनी बची हैं सब पैक कर देता हूँ। माधव बची हुई सभी कचौड़ी पैक कर देता है, जिसे लेकर दोनों छात्र वाह से चले जाते हैं। फिर माधव दुकान बंद करके घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर माधव ने देखा कि नर्मदा माई पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आ गए माधव बेटा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि चटनी में क्या क्या डालना चाहिए। इस चटनी में ताजा धनिया, पुदीना, भुना जीरा और काला नमक डालना। थोड़ी सी अमचूर भी मिलाना, और हाँ, 1 चुटकी सौंठ और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालना। यही इसका असली रहस्य है। वाह माई, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। कल से यही चटनी बनेगी। अगली सुबह माधव ने नर्मदा माई की बताई विधि से चटनी बनाई। उसकी सुगंध पूरे कस्बे में फैल गई। तभी वहां माधव पहुंचता है और प्रतिदिन की तरह कचौड़ी लेता है। माधव, ये तो अमृत है। ऐसी चटनी मैंने आज तक नहीं खाई। सब नर्मदा माई का आशीर्वाद है। उसी समय खबर आई कि धनराज ने नर्मदा माई का घर खाली करवा दिया है। ये सुनते ही माधव तुरंत वहां पहुंचा। धनराज, एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये मेरा मामला है माधव। अब नर्मदा माई अकेली नहीं है, वे मेरे घर चलेंगी। बेटा, तुमने मेरा सम्मान बचा लिया। समय बीतता गया और माधव की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ दिनों बाद वही दोनों छात्र फिर से उसकी दुकान पर पहुंचे। चाचा, आपके लिए खुशखबरी है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसरों को आपकी कचौड़ियाँ इतनी पसंद आईं कि अब कॉलेज की कैंटीन का सारा ऑर्डर आपको ही मिलेगा। सच में?
ये तो मेरी उम्मीद से भी बड़ी खुशी है। कुछ ही महीनों में माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर बड़ी सफलता हासिल कर ली। उसने नर्मदा माई का घर वापस दिलवाया और पूरे कस्बे का सबसे मशहूर रसोइया बन गया। धनराज की धमकियां उसके आत्मविश्वास के आगे छोटी पड़ गईं। आज नर्मदापुरम में माधव की कचौड़ी का नाम हर जुबान पर था और उस छोटी सी झोपड़ी में खुशहाली का नया सवेरा हो चुका था। वॉइस, सच्ची मेहनत, ईमानदारी और बड़ों के आशीर्वाद से असंभव दिखने वाली राहें भी आसान हो जाती हैं। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, अंततः सफलता उसी के कदम चूमती है।